हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा बाजार। ये आज का सवाल थोड़ा सा अजीब सा है। अजीब सा इसलिए है कि उम्मीद से बिल्कुल अलग तरीके का ट्रेड आज रहा। आज मुझे पर्सनली ऐसी उम्मीद थी कि एक वोलाटाइल ट्रेड होगा। आप लोगों को लगा होगा कि हाँ वोलाटाइल था, कुछ झटके ऊपर नीचे लगे, लेकिन जितनी वोलेटिलिटी मैं सोच रहा था उससे काफ़ी कम रही, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी और हमें लग रहा था कि मंथली एक्सपायरी के अंदर एक वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ऑप्शंस के प्रीमियम इतने कम थे जो कि पिछले महीने के दौरान रहे भी, और विक्स 15 पॉइंट के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है और अभी भी जो है वॉल्यूम नहीं है। तो इसका रीज़न क्या लग रहा है आपको कि बाज़ार के अंदर वोलेटिलिटी रहेगी नहीं या कम रहेगी? तो ऑप्शंस के जो डेटा है वो तो यही बता रहे हैं कि अभी वोलेटिलिटी कम रहेगी, और जो आज ट्रेड रोल ओवर हुए हैं वो ट्रेड की संख्या भी आपको बता रही है कि अभी बाज़ार इंतज़ार करने के मूड में है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देखिएगा 10 तारीख के बाद रिजल्ट आएंगे, तो बाज़ार किसी भी बड़ी मूवमेंट के लिए अपने आप को तैयार करेगा। अब तैयार करेगा तो तैयारी किस साइड की होनी चाहिए? अब देखिएगा रिजल्ट आएंगे 10 तारीख के बाद। अब तैयारी किस साइड की होनी है? क्या आपको लगता है कि जहाँ पर बाज़ार खड़ा है उसके मुकाबले में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे, बाज़ार और अच्छी रैली करेगा? अगर रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आए तो बाजार में एक वीकनेस आ सकती है। लेकिन बाज़ार की असली जान लिक्विडिटी है। वैल्यूएशंस मुझे बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच लग रहे हैं, और सबसे ख़ास बात ये है कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप की बात, अब भंगार कैप के अंदर भी बहुत बढ़िया रैली हो रही है। और जब ये भंगार कैप की रैली होती है तो ये सबसे ज़्यादा चिंता का जो है विषय रहता है। और अब ऐसे शेयर्स के बारे में लोग जो है रिसर्च कर रहे हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। तो ये एक इंडिकेशन जो है होता है कि बाज़ार जो है अब लोग खरीदने की उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से नहीं तो यहाँ से पैसा बना ले, यहाँ से नहीं तो यहाँ से पैसा बना ले। तो बाज़ार की ऐसी परिस्थिति के अंदर अभी भी जो लार्ज कैप के अंदर या मिड कैप के अंदर अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स हैं और जो अभी नहीं चले हैं, तो उनके ऊपर जो है लोग अभी रुझान जो है बनाए हुए हैं। तो शायद 10 तारीख तक उधर रुझान आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन मार्केट के अंदर कुछ दिनों से, और स्पेशली 2 या 3 दिनों से, एक चीज़ बड़ी देखने के लिए मिल रही है जो मैं आपके साथ भी साझा करना चाहूँगा। और वो ये है कि जो ब्रॉडर मार्केट है, वो ब्रॉडर मार्केट के अंदर नंबर ऑफ़ शेयर्स तो कम हुए ही हैं जो तेज़ी कर रहे हैं। इसके अलावा एक जो दूसरी चीज़ जो हमें देखने के लिए मिली है कि जो मोमेंटम था, यानी कि जो मोमेंटम था, जिस तेज़ी से जो शेयर्स ऊपर चलते थे, और मैं आपको ये भी बोलूँ कि मेरी वॉच लिस्ट के अंदर जो मैं शेयर्स ट्रैक करता हूँ, उन वॉच लिस्ट के अंदर भी जो ऊपर के जो 10 शेयर्स 12 शेयर्स होते थे, तो वो ऐसी तेज़ी के साथ रहते थे, बड़े वॉल्यूम के साथ होते थे। तो वॉल्यूम भी घट गया, परसेंटेज टर्म्स में प्रॉफिट भी घट गए, और बाज़ार थोड़ा सा रुक गया है, क्योंकि बाज़ार का नेचर भी है। पर ये ध्यान रखिएगा कि जो लोग अभी बाज़ार में नए आए हैं, जो पिछले 6-8 महीने के अंदर, उनको ये बाज़ार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बाज़ार 10 दिन 15 दिन रुकेगा और उनको लगेगा यार पोर्टफोलियो में हर रोज़ 1-2% का गेन आ रहा था, अभी वो गेन नहीं आ रहा। तो ये कोई नई बात नहीं है। बाज़ार 2 कदम पीछे भी चलता है, फिर आगे चलता है। तो अभी मैं ब्रॉडर जो व्यू है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं मार्केट पे जो मेरा व्यू है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। तो देखिएगा स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में जो गुड कंपनीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पर वैल्यूएशन स्ट्रेच है, बिजनेस मॉडल है नहीं, आगे सर्वाइव करेंगी नहीं करेंगी उस प्रॉफिट को जो अभी उन्होंने दिखाए हैं। तो वहाँ पे जो है चिंता का विषय जो है हमारा बना हुआ है। जहाँ क्वालिटी कंपनीज़ हैं वहाँ पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्वालिटी कंपनीज में भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गए हैं। लेकिन आप ढूंढने जाओगे तो कुछ ही कंपनी आपको मिलेंगी जहाँ पर की परफॉर्मेंस नहीं आई है, फंडामेंटल तो बहुत साउंड है, लेकिन वो संख्या जो है इतनी कम हो गई है कि आप जो है कि मैं आपको यही बोलूँगा कि आप कितने भी रोशनी डाल लीजिएगा, आपको शेयर्स गिने चुने ही मिलेंगे। अब रिस्क और रिवार्ड इन्वेस्टर के फेवर में नहीं है, ट्रेडर के फेवर में हो सकता है, बट इन्वेस्टर के फेवर में रिस्क रिवार्ड नहीं है अभी, मेरा ये पर्सनल व्यू है। और अभी जो सेकंड वेव के बाद के जो रिजल्ट्स हैं वो इस क्वार्टर में आएंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। हालांकि एक सबसे खास बात ये है कि पिछले साल भी इस क्वार्टर में रिजल्ट ख़राब थे, तो बेस इफेक्ट जो है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले साल भी ख़राब थे, इस साल भी ख़राब है,
तो अल्टीमेटली पिछले साल लॉकडाउन था, तो इस बार जो है जो भी गेन आएंगे तो उसमें जो सब्सटेंशियल जो चेंज होगा वो आपको परसेंटेज वाइज जो है ज़्यादा दुखी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स को देखेंगे तो आपको तकलीफ जो है इस क्वार्टर में होने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 तारीख तक बाजार रिजल्ट का इंतजार करेगा, और रिजल्ट का इंतजार करने पे मुझे लगता है कि जो निफ्टी की जो चाल है, मैं पहले निफ्टी की बात करूं आपके साथ, तो देखिएगा निफ्टी आज 15,800 को तोड़ के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, और ये वास्तव में पहली बार हमें देखने के लिए मिला इस पूरे महीने के दौरान कि बुल्स ने जो है पूरी ताकत झोंक रखी थी आज, और उस ताकत को झोंकने के बावजूद भी वो 15,800 के ऊपर बंद नहीं करा पाए। और ख़ास बात ये देखिएगा कि जो पिछले महीने की एक्सपायरी हुई थी वो 15,000 के आसपास हुई थी, तो वहाँ से बाज़ार काफ़ी अच्छा चला है। लेकिन वहीं बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी हुई थी पिछले महीने वो 35,000 के ऊपर हुई थी, 35,070 के ऊपर, 35,069 के आसपास जो है वहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, 35,069। और आज जो है आप ये देख लीजिएगा भाई साहब, बुल्स ने ना पूरे घोड़े खोल लिए, पूरे घोड़े खोल लिए। HDFC बैंक को इतना खींचने की कोशिश की 1511, 12, 13 पे खूब वॉल्यूम के साथ, लेकिन भाई साहब बियर मार्केट नहीं छोड़ रहा था। वो कह रहा भाई ले माल ले ले, ऊपर दूंगा नीचे नहीं दूंगा। नीचे से ICICI बैंक को खींच के लेके गए, उसमें भी यही रहा। चलो ICICI बैंक नीचे से ऊपर सस्टेन कर पाया, 2-3 दिन की कमजोरी थी, मैंने आपको बोला भी था कल कि लास्ट दिन उसको खींचने की कोशिश करेंगे। कोटक महिंद्रा में जान नहीं आ पाई, एक्सिस बैंक में जान नहीं आ पाई, SBI माइनस में चला गया। अब ये जो पूरा सेक्टर है HDFC बैंक वाला, ये जो सेक्टर है ये अब मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो पूरे महीने की जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो अंडर परफॉर्मेंस अब कंटिन्यू रहेगी, और मुझे इसके अंदर एक अच्छा खासा दबाव देखने के लिए मिल रहा है। और उसके साथ साथ आपको एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी ने जो रैली की है तो निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनको आज देखिएगा 52 वीक हाई पे, लाइफ टाइम हाई पे TCS आज क्लोज हुआ है। इन्फोसिस पूरी जान लगा दी IT पैक के अंदर शेयर्स को उठाने में। आज बुल्स ने, आज रिलायंस को उठा नहीं सकता था क्योंकि AGM थी, और AGM पिछले साल जब AGM थी तो AGM में आपको पता होगा कि पिछले साल AGM में ऊपर से शेयर्स को 150 रुपये पटका था, और उस समय पर ये 1980 के आसपास शेयर चलता था और बहुत अच्छी रैली की थी। तो इसलिए जो है ऑपरेटर इसके चक्कर में पड़ा नहीं आज, तो उसने सुबह से इन्फोसिस, TCS, HDFC मतलब दिग्गज HDFC तो सुबह से उठा दिया था, ICICI बैंक दोपहर के बाद। लेकिन बुल्स की इतनी ताकत लगाने के बाद वो बाजार को ऊपर नहीं रख पाया। इसका मतलब है कि अभी बाजार को 200-300 पॉइंट ऊपर पीछे आना पड़ेगा अगली रैली करने के लिए भी, इस वजह से भी। और दूसरा, अगर बाजार को आगे चलना भी है तो भी पीछे आना पड़ेगा क्योंकि अपनी एनर्जी लेने के लिए। और अगर बाजार को नीचे आना है तो भी एक बार बाजार को नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि 10 तारीख तक पोजीशंस को ऐसे सेट किया जाएगा जिससे कि अगर रिजल्ट अच्छे आए तो बाजार को दौड़ाया जा सके। तो उस दौड़ाने के लिए थोड़ा सा सांस लेना जरूरी है, एनर्जी लेनी जरूरी है। तो 15,500 तक निफ्टी आ सकता है, 15,600 तक, तो यहाँ से 200-250 पॉइंट एक सीमित दायरे में बाजार काम कर सकता है, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम भी घटे हुए हैं, वो भी इसी बात को इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद तीसरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि अगर बाजार को गिरना भी है रिजल्ट के बाद, तो ये तो है नहीं कि बिना रिजल्ट देखे हुए गिर जाएगा, तो रिजल्ट देखेगा उसके बाद रिएक्ट करेगा। तो बुल्स भी अपने आप को एक बीच की एक एवरेज सी पोजीशंस में रख सकते हैं। हालांकि 15,500 पे निफ्टी पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पर मुझे लगता है कि वहाँ तक बाजार अगले हफ्ते के अंदर एक बार टेस्टिंग करने आ सकता है, और इसी दायरे के दौरान जो है बाजार रहेगा। तो बहुत बड़े उतार चढ़ाव की मुझे उम्मीद नहीं है। नीचे की तरफ हो सकते हैं कि कुछ डाउनसाइड आ जाएं, लेकिन ऊपर की तरफ ज़्यादा नहीं है। इसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर मुझे लगता है कि 34,800 है, तो इसी दायरे में 35,100, 35,200 ऊपर की तरफ, और नीचे 34,300, 34,200 इधर तक बाजार घूम सकता है, और यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है। और टाइम स्पेंड करने में क्या होगा कि ऑप्शंस के प्रीमियम है नहीं, तो यहीं पर अगले हफ्ते तक यहीं तक एक्सपायरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं पर बाजार में क्रूड ऑयल के जो ट्रिगर है उसको भी लोग सीरियसली ले नहीं रहे हैं, लेकिन क्रूड ऑयल के जो प्राइस बढ़ेंगे उसकी वजह से जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर और जो इंटरेस्ट का है वो मार्केट रिएक्ट करती हुई नज़र आएगी, लेकिन अभी नहीं करना चाह रही, क्योंकि मार्केट अभी अपनी पार्टी को ख़राब नहीं करना चाह रही है। तो जो भी आज माल जिस तरीके से बेचा जा रहा है, इसका मतलब ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बुल्स अपने बोझ से परेशान है, क्योंकि बुल्स ने इतना माल खरीद रखा है। अब आगे अगर फॉलो बाइंग नहीं आती है तो परेशानी हो जाती है।
तो ये इस वजह से बाजार थका हुआ लग रहा है, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड के बाजार को भी देखें तो डाउ जोन्स ऊपर से 2000 पॉइंट टूटने के बाद फिर पुल बैक कर गया। तो क्या होता है कि करेक्शन जो है बाजार में एनर्जी दे देती है, तो एक शॉर्ट्स भी बन जाते हैं नीचे आने पर बाजार में, फिर शॉर्ट कवरिंग हो जाती है और एक नई एनर्जी आ जाती है। तो जो लोग अपनी रीशफलिंग कर लेते हैं, इधर से बेच के उधर दूसरी जगह खरीद लेते हैं, वो सब कुछ होता है। तो बाज़ार की करेक्शन जो है इसलिए जो है बहुत काम रहती है, और वो जो बाज़ार की जो करेक्शन होती है उससे क्या होता है, बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लेते हैं। ट्रेडर्स जो है शॉर्ट्स में पहले पैसा कमाते हैं और बाद में वो शॉर्ट जब बने होते हैं तो उसमें पुल बैक आता है। तो इसीलिए जो करेक्शंस होती हैं वो हेल्थी मानी जाती हैं बाज़ार के अंदर भी, और लोग भी जो है चीज़ों से अवगत रहें, अपने रिस्क को जो है मैनेज करते रहें, इसलिए जो है करेक्शन बाज़ार के अंदर आती रहती है, और इसके लिए बोला जाता है कि बाज़ार के अंदर करेक्शन हेल्थी रहती है। उसी तरीके से जो भी आज बाजार रुकता हुआ नज़र आया, आप इंडेक्स को मत देखिएगा, इंडेक्स की तेज़ी मत देखिएगा, इंडेक्स 100 पॉइंट की तेज़ी थी, और जो बेचारे अभी नए लोग हैं वो सोच रहे होंगे यार इंडेक्स तो 100 पॉइंट ऊपर चला गया लेकिन आज हमारे पोर्टफोलियो में दम नहीं आया। ये कोई नई बात नहीं है, और इसका मतलब ये है कि भी लार्ज कैप में अलग गेम हो रहा है और स्मॉल मिड कैप में 2 दिन से हमें लग रहा है कि जो मोमेंटम है वो वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मोमेंटम जब वीक होता है तो स्मॉल मिड कैप के अंदर भी एक करेक्शन की जो है गुंजाइश रहती। करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल बाजार गिर जाएगा, बट बात सामने एक चीज़ निकल कर आ रही है कि बाजार ऊपर जैसे ही जा रहा है बिकने के लिए तैयार हो रहा है। बाजार को बेचने वाले लोग ऊपर बेच रहे हैं, नीचे नहीं बेच रहे हैं, और वो कह रहे हैं बायर जितना ले सकते हैं, क्योंकि बाजार बुलिश ट्रेंड में है, तो जितना खरीदना चाहे भैया खरीदो लेकिन ऊपर ले लो हमसे माल। तो इसी वजह से मुझे ऊपर की साइड जो है कैप लग रही है, और यही मैं बात बोल रहा हूँ। और आप देखिएगा बाजार अटक भी रहा है, बाजार ऊपर जाता है सस्टेन नहीं करता। तो क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे कि ये तो 16,000 तो पिछले हफ्ते ही हो जाना चाहिए था पूरा, जो बुल्स हैं उनके हिसाब से। तो लेकिन देखिए 10 दिन गुजार गए, 16,000 नहीं हुआ अभी टच, और यहीं पर बाजार बार बार नीचे आ रहा है। ये बाजार रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा है, और रिजल्ट में हमें काफ़ी उम्मीद है कि रिजल्ट जो है कुछ कंपनीज़ के बहुत अच्छे आएंगे और कुछ कंपनीज़ के बहुत ख़राब आएंगे। तो उसी तरीके से जो है बाजार उसके बाद ही रिएक्ट करेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पीछे थोड़ा सा बाजार आके देख सकता है। फार्मा के अंदर मुझे पर्सनली लगता है फार्मा आईटी के अंदर एक बुलिश स्टांस रहेगा, और वहीं पर एनबीएफसी स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर जो छोटी कंपनीज हैं उनमें, और बैंक्स और एनबीएफसीज या हाई बीटा जो सेगमेंट्स हैं उसमें एक वीकनेस देखने के लिए मिल सकती है। अगर देखिए हर एक सेक्टर में महंगाई हो रही है, स्टील महंगा, सीमेंट महंगा, तो ऑटोमोबाइल्स पे भी जो है आप देखिएगा उसका प्रेशर होगा। बहुत सारे लोग आज मेरे से टायर कंपनीज़ के बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि सर टायर कंपनीज़ में कौन सी अच्छी है। तो मुझे पता नहीं वो टायर पे क्यों पूछ रहे हैं आज, लेकिन हो सकता है कि किसी टीवी में कोई आर्टिकल आया होगा और उस आर्टिकल में ये बोला गया होगा कि देखिएगा अगर ई व्हीकल्स आएंगे तो उसमें भी टायर चाहिए और नॉर्मल गाड़ी में भी टायर चाहिए। और ये मैं 2 साल पहले आपके साथ ये सेम टॉपिक के ऊपर वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि टायर की डिमांड हमेशा रहनी है, लेकिन उस समय क्रूड ऑयल का प्राइस $45-50 के आसपास था जब मैंने वो वीडियो शेयर की थी। और मैंने कहा था कि जो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स हैं वो टायर का रॉ मटेरियल होता है। तो टायर का जो रॉ मटेरियल होता है वो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव से आता है। तो जब क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर होंगे तो ध्यान रखिएगा टायर कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो उसके पास होने की वजह से गाड़ियों की कीमत भी बढ़ेगी। और गाड़ियों की जो अभी जो ट्रांजिशन फेज के अंदर गाड़ी चल रही है डीजल पेट्रोल से जो ई व्हीकल्स के अंदर हमारी गाड़ियाँ जाएंगी, तो वो जो ट्रांजिशन फेज है उसमें कौन सी कंपनी को कितना फ़ायदा होगा ये बहुत ही जो है सटीक कैलकुलेशन कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो जहाँ पर भी आप पैसे लगाएंगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिएगा, बहुत रिसर्च करिएगा, उसके बाद ही आप इस ट्रांजिशन फेज का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ये नहीं है कि वहाँ पे सारी कंपनियाँ जो है ई व्हीकल्स की स्टोरी में सभी फ़ायदा उठा पाएंगी, क्योंकि रोज़ नई नई थीम आपको मिलेंगी कि हाँ जी ये व्हीकल्स में आ रही है, ये ई व्हीकल्स में, ये ई व्हीकल्स में। लेकिन आप बाद में पता चलेगा कि आपको ई व्हीकल्स में 5, 10, 15 कंपनियों में ही पैसे बनेंगे, बाकी कंपनीज़ में पैसे जब आपको पता चलेगा कि जब साल 1.5 साल हो जाएगा वहाँ पे लोग फंसे ही रह जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा जो ई व्हीकल्स की थीम पे खेलना चाहते हैं उनके लिए शायद टायर थीम जो है बहुत सेफ लगती है उनको। हालांकि टायर का डिमांड है, रिप्लेसमेंट मार्केट भी है, पुराने टायर भी बिकते हैं तो अच्छी है, लेकिन टायर कंपनीज में भी बहुत अच्छी वैल्यूएशंस आ चुकी है। हमारा पोर्टफोलियो शेयर्स भी है एक नोसिल लिमिटेड, तो क्योंकि टायर केमिकल्स बनाती है तो सभी सेगमेंट में वो कोई भी टायर कंपनी कोई भी बनाए, लेकिन केमिकल उसका जो है सभी क्लाइंट के पास जाता है। फिर उसको अगर आपके एंड प्रोडक्ट में देखोगे तो हर जगह जाएगा। लेकिन नोसिल का शेयर अभी काफ़ी महंगी वैल्यूएशंस पर आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स के फंड्स मैनेजर हैं जो स्मॉल कैप मिड कैप में करते हैं उनका अभी भी फेवरेट है। तो लेकिन क्रूड ऑयल के ऊपर प्राइस होने की वजह से उसके मार्जिन पर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमें लग रहा है कि होगा आगे चल के। लेकिन प्रमोटर ग्रुप काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन ग्रुप की कंपनी है वो। तो यहाँ पर जो है मैं डिस्क्लोज़र आपको दे दिया मैंने पहले। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा
कि अब हम जो चर्चा करें, तो आज चर्चा के अंदर मैंने कमेंट्री में भी मोस्टली सारी बातें आपको बता दी। तो देखिएगा निफ्टी बैंक 34,827 सुबह नीचे गया, कल की वीक क्लोजिंग थी, पूरे दिन भर भाई साहब, पूरे दिन भर 350 पॉइंट में दिन काट दिया। और जितने लोगों ने ऑप्शंस ले रखे होंगे वो बड़े परेशान हुएंगे, क्योंकि ऑप्शंस के बायर सेलर सब के पैसे तबाह हो गए और ऑप्शंस के सेलर बड़े मजे में रहे होंगे। तो बायर का एक दिन और ख़राब, यानी कि ऑप्शंस बाइंग में आज पैसे फिर डूबते हुए नज़र आए होंगे और ऑप्शन सेलर ने आज अच्छे पैसे बनाए फिर। अब देखिएगा यहाँ पर जो चार्ट कह रहा है, देखिएगा निफ्टी बैंक का चार्ट। निफ्टी बैंक का चार्ट क्या कह रहा है? निफ्टी बैंक का चार्ट कह रहा है, देखिएगा जी, मैं ऊपर से आया नीचे, नीचे से आया ऊपर, अब यहाँ कंसोलिडेट कर रहा हूँ। क्या राउंडेड टॉप बनेगा या ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा? तो या ये राउंडेड टॉप बन के बाजार नीचे की तरफ इस लेवल तक आ सकता है। तो यहाँ के लिए बाजार अभी सोच विचार कर रहा है कि मैं ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ। तो इसका फैसला रिजल्ट के बाद लिया जाएगा। क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर है, तो बाजार यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, ये मेरा व्यू है। तो बाजार अभी भी 34,000 नीचे की तरफ, ऊपर 35,200, 35,300, यहाँ पर शायद मुझे लगता है पर्सनली इंतज़ार करना चाहता है, जिसकी वजह से देखिएगा ऑप्शंस के प्रीमियम भी कम है। तो इसलिए ऑप्शंस खरीदने में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। जब तक एक बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं बढ़ने वाले हैं। वोलेटिलिटी जब तक नहीं बढ़ेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शंस के प्रीमियम आज भी बहुत ही फीके थे, अगले हफ्ते की एक्सपायरी में भी, तो ये भी एक इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत बड़ी वोलेटिलिटी शायद आपको बाजार में अगले हफ्ते भी देखने के लिए ना मिले। अब देखिएगा HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक ये तेजी में थे। SBI, PNB, IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और RBL। और ये देखिएगा ये एडवांस डिक्लाइन है, ये ज़्यादा कुछ कह रही है। आज मैं इस पर चर्चा आपके साथ करूँगा। ये क्या कह रही है कि देखिएगा ये जो डिक्लाइन वाले जो शेयर्स हैं, ये शाम होते होते ऊपर आ रहे हैं। ये कल भी हुआ था, आज भी हो गया। और आप ये ऐसे दिन हो रहा है जबकि निफ्टी पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी पॉजिटिव था, मोस्टली इंडेक्स पॉजिटिव थे। ये क्या हो रहा है? ये बता रहे हैं कि भाई साहब जो बाजार का मोमेंटम है, जो सुबह माल खरीदो और शाम को बेचो, उसके अंदर कमी आ रही है। ये वीकनेस मुझे कल भी लग रहा है कि अब रहेगी, और मुझे लगता है कि अब 8-10 दिन जो शॉर्ट टर्म के जो ट्रेड्स होते थे और जनरली स्मॉल मिड कैप के अंदर जो मोमेंटम स्टॉक चल रहे थे, उनमें थोड़ी सी कमी अभी देखने के लिए मिल सकती है। और वहाँ पर अब थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कि बड़ा प्लेयर जो है यहाँ पर, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है, उनको माल डंप करके प्राइस नीचे कर सकता है। और प्राइस जैसे ही नीचे होंगे तो भाई साहब जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से घबरा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमेशा तेज़ी का बाजार नहीं रहता है, इसीलिए स्टॉप लॉस का जो है यूज़ करना चाहिए। और इसीलिए अच्छे प्रॉफिट जब आपको आ रहे हैं और वैल्यूशंस को जब मैच नहीं कर रहे हो, तो प्रॉफिट बुक करना भी जो है ज़रूर चाहिए। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, घूम फिर के वहीं आ जाओगे, तो आपको बड़ी परेशानी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर भी अच्छे प्रॉफिट्स हैं वहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर से ज़रूर करनी चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है, घूम फिर के बाजार वहीं आ जाता है, वही शेयर वहीं घूम फिर के आ जाएगा और आप फिर लकीर पीटते रहोगे, कहोगे सर बाजार में शेयर तो ऊपर गया था लेकिन हमने प्रॉफिट नहीं लिया। और दूसरी बात ये है कि एक हमारे काफ़ी जो है इन्वेस्टर फ्रेंड है, वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं कि जी मैंने एक शेयर बेचा और उसका पैसा उसी दिन दूसरे शेयर में लगा दिया, तो मेरे को कभी प्रॉफिट नहीं हुआ। तो वो काफ़ी लंबे समय से, करीबन 30 साल से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनकी बात में बड़ा दम है। तो हम लोग एक शेयर में बेचेंगे और सोचेंगे कि चलो भी दूसरा खरीद लेते हैं। जब बाजार में करेक्शन आती है तो सभी शेयर्स में आती है, और जब बाजार में तेज़ी होती है तो मोस्टली सभी शेयर्स में होती है। तो बाजार में 100 में से 80 शेयर्स में तेज़ी रहती है। जब बाजार गिरता है, ध्यान रखिएगा, जब बाजार में तेज़ी होती है तो 100 में से 80 शेयर्स में तेज़ी होती है, 20 में नहीं होती है। वो बाद में चल के हो जाए, बात अलग है। लेकिन जब बाजार गिरता है 100 शेयर में, तो बाजार में जब 100 शेयर्स गिरते हैं तो बाजार के 100 शेयर्स में कमजोरी होती है, ध्यान रखिएगा। तो जब बाजार गिरता है तो सब में कमजोरी होती है, चढ़ता है तो सिलेक्टेड शेयर्स में तेज़ी होती है, बारी बारी से तेज़ी होती है। जब गिरते हैं तो सब में गिरावट होती है। तो इसलिए देखिएगा, मैं तो आपको यही बोलूँगा, बाजार बहुत अच्छे प्रॉफिट आपको दे रहा है, तो अपना पोर्टफोलियो का एक साइज़ रखिएगा। जैसे ही साइज़ उसके ऊपर जाए, कुछ शेयर्स प्रॉफिट ले लीजिएगा। मान लीजिएगा आपका प्रॉफिट 15 लाख रुपए का, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और प्रॉफिट आपका जो है पोर्टफोलियो हो गया 15,40,000, 40,000 का प्रॉफिट निकाल लो।
फिर क्योंकि बाजार में तेजी थी, फिर 15,60,000 हो गया, फिर 60,000 का प्रॉफिट निकाल लो। ये एक तरीका होता है। तो जो भी डिसिप्लिन है, मुझे लगता है कि डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बाजार में होने वाली है आगे इस महीने के दौरान। और इस महीने के दौरान जिन लोगों ने डिसिप्लिन नहीं निभाया उनको परेशानी होगी इस महीने के दौरान। तो ध्यान रखिएगा, डिसिप्लिन हर चीज़ में ज़रूरी है, हर चीज़ में। चाहे वो आप आर्मी में जाइए, चाहे वो नेवी में जाइए, चाहे आप एनसीसी में जाइए, चाहे आप स्कूल में जाइए, चाहे कॉलेज में जाइए, चाहे इवन आप शादी के फंक्शन में जाइए, चाहे आपके घर में कोई प्रोग्राम हो, सब जगह डिसिप्लिन चाहिए। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में भी डिसिप्लिन चाहिए। जैसे हमारी पढ़ाई में हमें डिसिप्लिन रखना पड़ता था अच्छी सक्सेस के लिए, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में भी डिसिप्लिन रखना है। और जब आप डिसिप्लिन की जो बारी है वो जनरली जब बाजार बुल मार्केट में होती है, तब विदाउट डिसिप्लिन भी कोई दिक्कत नहीं होती। यानी कि स्कूल के अंदर तब तक शोर मचा सकते हो जब तक क्लास टीचर नहीं आ रहा, या स्कूल में प्रिंसिपल या पीटीआई डंडा लेके नहीं आ रहा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में कितना उलट उठाई है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी। डिसिप्लिन तब करना होता है जब स्कूल में प्रिंसिपल आ जाता है, पीटीआई 4-5 लोगों को पीट देता है, अच्छे से उनकी रंगाई कर देता है, क्लास टीचर 10-15 लोगों को मुर्गा बना लेता है, 2-4 लोगों के पेरेंट्स को घर से बुला लिया जाता है, 2-4-10 बच्चों के स्कूल में गलती की वजह से नाम काट दिए जाते हैं, तब अलर्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ना तो पीटीआई है, ना स्कूल का क्लास टीचर है और ना प्रिंसिपल है, तब तक स्कूल में खूब हुल्लड़ काटिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हुल्लड़ काट लिया हमने काफ़ी, तो टाइम आ रहा है। तो अब हमें अलर्ट रहना है कि कभी भी प्रिंसिपल आ सकता है, उसका डंडा चल सकता है, पीटीआई का डंडा चल सकता है, और क्लास टीचर मुर्गा बना के मारेगा अलग, फेल करेगा और घर से पेरेंट्स को बुला सकता है। तो इस बात के लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। मैं आपको केवल हिंट दे सकता हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। एफआईज एंड डीआईज एक्टिविटी देखिएगा जी। इंडेक्स ने क्या किया, इंडेक्स है 1779, जबरदस्त बाइंग की और स्टॉक में सेलिंग की, और फिर आज वही बात निकल कर आ गई है। देखिएगा, जो मैं आपको डेटा बताता हूँ उसमें कुछ ना कुछ ब्लॉक डील्स होती हैं किसी न किसी शेयर्स में, जैसे कल भी थी और पीछे भी रही हैं। लेकिन वो ब्लॉक डील्स में भी माल तो खरीदा है यार, फॉरनर नहीं है ना। अगर वो खरीदा है, वो किसी शराब कंपनी का शेयर खरीद लिया, किसी ब्लॉक डील में खरीदा यार, पैसे तो लगाए हैं ना उसने। तो वो डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ये कभी बोलते हैं कि तो उस ब्लॉक डील के अमाउंट को लगा दो, हटा दो, तो सेलिंग की है, तो उसको छोड़ दीजिए आप। मैं अभी किसी ब्लॉक डील की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ देखिएगा 2890 की सेलिंग की है। तो हमारा मिस्टर इंडिया कितना मजबूत है भाई, तू सेल कर ले, हम बाजार को ऊपर कर देते हैं। तो ये देखिएगा, इसने जो सेलिंग की है उसके बावजूद भी इंडेक्स ऊपर हो गया। तो इसका मतलब है सेलिंग कहाँ हुई है, सेलिंग एफआईज ने भी कहीं ना कहीं ऐसे मार्केट में की है जो इसी मार्केट के शेयर्स हैं। तो इसीलिए ब्रॉडर मार्केट के कुछ शेयर्स में सेलिंग हुई है। तो बी अलर्ट। हमें जो डेटा पॉइंट कह रहे हैं 10 तारीख तक शायद हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, 10, 11, 12 तारीख तक कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी जो भी ऊपर नीचे होता रहेगा बाजार। लेकिन 11-12 तारीख के बाद जब रिजल्ट आने शुरू होंगे, बाजार उन रिजल्ट से भाप जाएगा कि भाई साहब किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। तो बाजार अलर्ट है और बियर भी सोया हुआ है। ध्यान रखिएगा, बियर सोया हुआ है, ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। और बियर जब तक सोया है, जब तक भाई साहब अपना पूरा जो है हिसाब किताब लगा लीजिए। उसके बाद देखिएगा एफआईज और डीआईज के डेटा के बाद निफ्टी देखिएगा सेंचुरी ठोक दी है जी आज भी, ठीक है। लेकिन सेंचुरी ताबड़तोड़ वाली नहीं है आज भाई साहब। एक एक बॉल पर भाई साहब एक एक रन नहीं बनाया, चौके छक्के नहीं लगे आज। बीच में 2-4 चौके छक्के लगाए थे, कैच आउट हो गए। तो ध्यान रखिएगा। हालांकि बाजार 121 पॉइंट की पूरी दिन भर में मार्केट चली है, 121 पॉइंट, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि भाई साहब बल्लेबाज आक्रामक तरीके से खेल रहा है। यानी कि जो भी सेंचुरी लगी है वो वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में नहीं लगी है, वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में नहीं लगी है। या भाई साहब जब सेंचुरी मारनी है तो नवजोत सिंह सिद्धू भाई साहब छक्का या चौका मारने की कोशिश नहीं करता था 96 या 100 पे कि भाई साहब छक्का या चौके से सेंचुरी करेंगे। तो ये उस स्टाइल में नहीं लगी है, ये आज लगी है राहुल द्रविड़ स्टाइल में, 1-1, 2-2 रन करके चुग चुगा के भाई साहब अपने सेंचुरी पूरी करिए। तो आज ये उस तरीके की सेंचुरी, तो ध्यान रखिएगा आज आक्रामक वाली सेंचुरी नहीं थी। ये थी बाजार के इंडेक्स पे बात। अब देखिएगा निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब देखिएगा इंतजार ये भी कर रहा है भाई साहब ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। राउंडेड टॉप बन गया तो बाजार नीचे आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा। तो ये जो 3-4 दिन की कैंडल्स बननी है जो हमें लगता है 10 तारीख तक की, ये एक डिसाइसिव है। तो देखिएगा ये अगर राउंडिंग टॉप भी पूरा होना है तो वो भी 8-10 कैंडल है, उन कैंडल्स में सारी बात पूरी हो जाएंगी। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देना है तो वो भी 8-10। तो मुझे लग रहा है 8-10 जो कैंडल बननी है ये एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। 400-500 पॉइंट लगा लो निफ्टी के अंदर,
1200 से 1500 पॉइंट लगा लो बैंक निफ्टी में शायद, इसीलिए आपको ऑप्शंस के प्रीमियम भी कम देखने के लिए मिल रहे हैं। आज पूरी जान झोंक दी भाई साहब बुल्स ने टीसीएस और इन्फोसिस में, एचडीएफसी बैंक में, मतलब ऐसे शेयर्स को उठा रहे थे जो टॉप 10 निफ्टी के इंडेक्स के शेयर्स हैं। रिलायंस को छोड़ दो तो, और इतनी जान लगा रखी थी और भाई साहब फिर नहीं चला। इसका मतलब है कि राहुल द्रविड़ जो है भाई साहब, ऐसा तो हमारे खिलाड़ी था, अगर उसको बोलो भाई साहब हमने पहली पारी खेल ली है तो वो अपने मर्जी से अच्छे अच्छे रन बना लेता था, बीच में एक आधे चौके भी मार देता था। लेकिन कहीं भाई साहब उसको टारगेट मिल गया ना, और इवन मैं किसी दूसरे खिलाड़ी का नाम नहीं लूँगा, अभी मैं राहुल द्रविड़ पे बात कर रहा हूँ। और अगर आपको ये बोल दिया ना भाई साहब 150 बॉल पर 135 रन बनाने, हमारे बनते नहीं थे जब हम क्रिकेट देखते थे, आज की परिस्थिति पता नहीं। अगर राहुल द्रविड़ के हाथ में बैट होता था भाई साहब, वो 150 बॉल से 135 रन नहीं बनते थे। रीज़न ये था कि वो बना देगा भाई, उसको बॉल चाहिए होती थी। तो अभी बाजार को भी टाइम चाहिए, बाजार ऊपर जा सकता है, लेकिन बाजार कह रहा अभी भैया इतनी जल्दबाजी में नहीं हूँ मैं, अभी मैं राहुल द्रविड़ स्टाइल में हूँ। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील और एशियन पेंट्स, यहां पर थी तेजी। रिलायंस, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, अदानी पोर्ट्स, एसीजेट, भारतीय एयरटेल, श्री सीमेंट, भारत पेट्रोलियम, हीरो मोटोकॉर्प, ओएनजीसी, गेल, सिप्ला। अब देखिएगा जो लोग बुल हैं, मैं आपको आज एक शेयर के बारे में बात करूंगा, जो लोग बुल हैं यानी कि जो बुलिश तरीके से खेलते हैं और सेफ्टी को ध्यान रखते हैं, सेफ्टी भी ध्यान रखते हैं, वहाँ पर मेरी नज़र एक शेयर पे जा रही है, दैट इज़ भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल देखिएगा ये जिन प्राइस पे खड़ा हुआ है, ये मैंने पहले भी आपके साथ चर्चा की थी, ये शायद अब बाजार गिरेगा नहीं ये, और अगर बाजार अब अगली मूवमेंट करेगा ना तो ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए शायद बुल्स के पास सबसे अच्छा शेयर है, और हैवी वेट भी है, वेट भी काफ़ी अच्छा है, तो टॉप 15 शेयर्स में अभी भी, तो इस पर नज़र रख सकते हैं। और ट्रेड कैसे कर सकते हैं जो लोग ऑप्शंस जानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको ट्रेड करने का आसान तरीका ये है कि अगर आप इस शेयर्स को ना भी खरीदना चाहो, अभी देखिए कि 528 का भाव है, मान लीजिएगा मैं इस शेयर्स को 500 रुपये में खरीद सकता हूँ, बट इन प्राइस में मुझे कंफर्ट नहीं है, तो मैं 500 रुपये की पुट बेच के बैठ सकता हूँ कि भाई 500 रुपये आ जाएगा तो ले लूँगा, नहीं तो महीना बीत गया तो 500 रुपये की पुट जो भी मैंने बेच के पैसे लिए हैं वो मेरे हो जाएंगे, तो मेरे को इस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है। एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। इसी तरीके से आपको कुछ और भी शेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं इस शेयर्स के ऊपर एक स्ट्रेटेजी के तहत आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। ये ऑप्शंस 1 तारीख की हैं, यानी कि इस हफ्ते की एक्सपायरी के बाद। अब देखिएगा बाजार जहाँ बंद हुआ 15,800, टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 17,000, टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 28,000, यानी कि कोल में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 28,000 है, पुट में 17,000 है। इसका मतलब है ये भी क्लियर कह रहा है कि मैं 15,800 के ऊपर इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। तो कोल की जो राइटिंग है, फिर 15,900 100 पॉइंट दूर देखिएगा 22,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट है, तो नीचे देखेंगे तो 15,700 एक मेजर स्पोर्ट है, जो मैंने कल भी आपके साथ बात कर रहा था, तो वहीं से आज बाजार पलटा भी, तो 21,900, तो ये तो यहाँ पे तो बराबर कॉन्ट्रैक्ट है। उसका 1,000 पॉइंट और ऊपर जाइएगा तो कोल में जाएंगे 27,000 और पुट में जाएंगे तो 19,000। तो इसका मतलब कुल मिलाकर कोल राइटिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग। इसका मतलब है कि कॉल राइटर मान के बैठे हैं भाई साहब बाजारों को 16,000 जल्दी से पार नहीं करने देंगे, यानी कि इस हफ्ते अगले हफ्ते में तो हम 16,000 पार नहीं करने देंगे, ऐसा अभी प्रतीत होता है। तो ध्यान रखिएगा 15,600 से लेकर 16,000, और थोड़ा सा और ब्रॉडली ले लें तो 15,500 से लेकर 16,000 शायद अगले हफ्ते की एक्सपायरी तक इसी रेंज में बाजार रहना चाहिए, और रीज़न मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे बाजार 34,800 पे, तो देखिएगा बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग है 6,600 और यहाँ पर है 7,000, तो यहाँ पे तो बराबर है। लेकिन 35,000 में कोल में राइटिंग है 25,000 की, तो वहीं 34,500 में पुट राइटिंग है 20,000। तो इसका मतलब है कि बाजार इस 34,500 को कल भी टेस्ट करने आ सकता है। और सबसे खास बात क्या है कि जो नीचे के लेवल्स हैं वहाँ पर ठीक राइटिंग हो रखी है, तो 34,500 एक मेजर जो है कल के लिए भी हमें लगता है कि एक्सपोर्ट का काम करेगी। और फिर देखिएगा नीचे राइटिंग हो रखी है पुट राइटिंग, तो 34,500 शायद कल एक टेस्ट हो सकता है। तो 34,500 के आसपास कल आपको दिन भर बाजार घूमता हुआ नज़र आ सकता है, 34,500 से 100-200 पॉइंट ऊपर, 100-200 पॉइंट नीचे। तो ये शायद बाजार की कल भी रेंज रहने वाली है। हालांकि कल फ्राइडे है तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि पोजीशंस ना लेके जाना चाहें, तो हो सकता है कि बाजार थोड़ा सा सेकंड हाफ के अंदर और वीकनेस दिखा दे। तो ये थे हमारे डेटा पॉइंट, और इसके अलावा अभी पुट कॉल रेशियो के अंदर ज़्यादा डेटा थे नहीं,
वीडियो काफ़ी लंबी हो गई आज, लेकिन आपके साथ बहुत सारी चीज़ें आज एनालिसिस की। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।